डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही रोचक विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ। यह विषय है परंपरा और आधुनिकता, ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी। इस संबंध में विचार करते समय हम इस अवधारणा को 3 भागों में बांटेंगे। सबसे पहले परंपरा क्या है और विशेष रूप से भारतीय परंपरा के लक्षण क्या हैं, भारतीय परंपरा की विशेषताएं क्या हैं। फिर आधुनिकता क्या है, आधुनिकता के लक्षण क्या हैं, आधुनिकता की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, और फिर बाद में परंपरा और आधुनिकता के पारस्परिक संबंध की चर्चा करूंगा। इस संबंध में 2-3 तरह के प्रश्न उठते हैं। क्या परंपरा आधुनिकता का विरोधी है? क्या परंपरा आधुनिकता के मार्ग में बाधक है? क्या परंपरा और आधुनिकता के बीच सामंजस्य हो सकता है? क्या हम परंपरागत आधुनिक समाज की स्थापना कर सकते हैं जिससे कि हम परंपरागत मूल्यों और आधुनिक ज्ञान और विज्ञान का समावेश कर सकें और एक आदर्श समाज की स्थापना कर सकें? ये अनेक समस्याएं हैं जिन पर कि हम विचार विमर्श करेंगे। तो सबसे पहले मैं परंपरा को लेता हूं, ट्रेडिशन। ट्रेडिशन शब्द लैटिन भाषा के ट्रेडियर शब्द से व्युत्पन्न हुआ है और जिसका अर्थ होता है टू ट्रांसमिट, टू ट्रांसफर, टू एक्सचेंज, आदान प्रदान करना, हस्तांतरित करना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरण। परंपरा प्राचीनता का द्योतक है। हर एक समाज की अपनी एक परंपरा होती है, परंपरागत मूल्य होते हैं, परंपरागत रीतो रिवाज होते हैं और उसी के अनुरूप जीवन शैली का विकास होता है। परंपरा प्रथाओं, रीत रिवाजों और विरासत का प्रतीक है। जब हम भारतीय परंपरा की बात करते हैं तो वैदिक काल से लेकर के और आधुनिक काल के पूर्व तक जो भी हमारे परंपरागत मूल्य रहे हैं, जो भी हमारी सांस्कृतिक विरासत रही है, वह सब हमारी परंपरा का अंग है। अगर हम भारतीय परंपरा के प्रमुख लक्षणों की बात करें और एक एक करके उनका विश्लेषण करें तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि भारतीय परंपरा और भारतीय संस्कृति की पहचान क्या है। हम इसे 4 बिंदुओं में विश्लेषित करने का प्रयास करेंगे। होलिज्म, कंटिन्यूटी, ट्रांसेंडेंस एंड स्पिरिचुअलिटी, ये 4 बिंदु हैं। होलिज्म का अर्थ है सर्वसमावेशी विचारधारा, समष्टिवाद, ऑल इंक्लूसिविज्म। अगर हम ध्यान से भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों का अवलोकन करें, वैदिक परंपरा को देखें जो उपनिषदों तक विकसित हुई, तो हम ये पाएंगे कि हमेशा से भारत में व्यष्टिवादी या व्यक्तिवादी या विशेषवादी विचारधारा को प्रश्रय नहीं दिया गया है। भारतीय परंपरा निश्चित रूप से समष्टिवादी है। देखिए, कई उदाहरण है। ऋग्वेद से ही हम प्रारंभ करें तो आनो भद्राः कृतो यन्तु विश्वतः, यह संपूर्ण विश्व के कल्याण की कामना है। उपनिषदों को हम देखें तो ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत, इस संपूर्ण संसार में जो कुछ भी है उन सब में ईश्वर का वास है। या
जो कामना की गई है स्मृतियों में, पुराणों में, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, ये भी समावेशी विचारधारा है। या वसुधैव कुटुंबकम की धारणा का जो विकास हुआ, अयम निजा परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, तो ये जो वसुधैव कुटुंबकम की धारणा है, यह भी वैश्विक एकता को प्रमाणित करती है। हम कभी जो विभिन्न प्रकार के सत्ताएं हैं उनमें तात्विक भेद नहीं करते हैं। हम ये मानते हैं कि सब कुछ एक ही परम तत्व से विकसित हुआ है। उपनिषदों ने जिसे बहुत स्पष्ट ढंग से दिखाया है, अन्नमय ब्रह्म, प्राणमय ब्रह्म, मनोमय ब्रह्म, आनंदमय ब्रह्म और विज्ञानमय ब्रह्म और आनंदमय ब्रह्म। तो ये 5 प्रकार के कोष हैं जिनसे पता चलता है कि ब्रह्म से ही सब कुछ निश्चित हुआ है। तो यहां हम एक तात्विक एकता की बात पाते हैं। हमारा जो आध्यात्मिक चिंतन है वहां भी हम आत्मा और परमात्मा के एकत्व की बात करते हैं, यूनिटी ऑफ इंडिविजुअल सोल विद यूनिवर्सल सोल। तो इस तरह से भारतीय परंपरा का जो पहला महत्वपूर्ण लक्षण है वह है समष्टिवाद, सर्वसमावेशी विचारधारा, सबको एक मानने की विचारधारा। दूसरा, इसी तरह से भारतीय परंपरा कंटिन्यूटी अर्थात सातत्य में विश्वास करती है। हमारे यहां पुनर्जन्म की धारणा का पोषण किया गया है। हम केवल इसी जन्म को एकमात्र जन्म नहीं मानते हैं, हम इसी जगत को एकमात्र जगत नहीं मानते हैं, हम अलौकिकतावाद को नहीं मानते हैं, बल्कि हम पारलौकिकतावाद में विश्वास करते हैं। हम पूर्व जन्म, वर्तमान जन्म और भावी जन्म, पुनर्जन्म के बीच एक कड़ी स्थापित करते हैं और इस कड़ी को तार्किक स्वरूप देने का काम आत्मा की अमरता करती है, जो नित्य है, शाश्वत है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। वही आत्मा जो पूर्व जन्म में थी वही वर्तमान जन्म में भी है और वही अगले जन्म में भी रहेगी। और इसी आधार पर हम कर्म के सिद्धांत का पोषण करते हैं, जिसमें हमें दिखाते हैं कि केवल कर्ता को ही अपने द्वारा किए गए कर्मों का फल मिलेगा। भले ही वो इस जन्म में न मिल पाए तो हमें अगले जन्म में मिलेगा, क्योंकि कर्ता, ज्ञाता, भोक्ता तो आत्मा ही है। तो आत्मा ही भोग करेगी, चाहे इस जन्म करे, न कर पाएगी तो अगले जन्म में करेगी। इसी तरह से हमारी जो संस्कार व्यवस्था है वहां भी हम सातत्य को देखते हैं। इसी क्रम में हम हायरार्की को देख सकते हैं, क्रमबद्धता। भारतीय परंपरा और भारतीय संस्कृति क्रमबद्धता को मानती है, हायरार्की को मानती है। आप उदाहरण स्वरूप देख सकते हैं, हमारी वर्ण व्यवस्था है जहां पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के बीच विभाजन किया गया है, जो जन्म के आधार पर नहीं है, कर्म के आधार पर है, प्रोफेशन के आधार पर है। हमारी आश्रम व्यवस्था है जो हमारे जीवन को 100 वर्षों का आकलित करती है और उन्हें 25-25 वर्षों के 4 भागों में बांट देती है। हमारी संस्कार व्यवस्था है जो गर्भधारण से लेकर के अंत्येष्टि तक है। हमारी पुरुषार्थ व्यवस्था है जहां क्रमबद्धता है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, और मोक्ष को सर्वोच्च पुरुषार्थ माना गया है जो हमारे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय परंपरा में, भारतीय संस्कृति में क्रमबद्धता है, सातत्य है, कंटिन्यूटी है, हायरार्की एंड कंटिन्यूटी। इसी तरीके से भारतीय परंपरा पारलौकिकतावाद को मानती है, अतीन्द्रियवाद को मानती है, जिसको हम
ट्रांसेंडेंस कहते हैं। और ये हमारे स्पिरिचुअल यूनिटी के सिद्धांत पर आधारित है, आध्यात्मिक एकता के आधार पर है। भारतीय परंपरा में आत्मा के अस्तित्व में विश्वास किया गया है, आत्मा की अमरता को स्वीकार किया गया है, पुनर्जन्म की धारणा का पोषण किया गया है, मोक्ष की धारणा का पोषण किया गया है, ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास किया गया है और इनके 3 प्रकार के स्वरूपों को माना गया है। ये वैदिक काल में ही प्राकृतिक ईश्वर की धारणा, फिर सगुण ईश्वर की धारणा और फिर निर्गुण ईश्वर की धारणा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय परंपरा 4 भागों में विभाजित है। हमारा समष्टिवादी दृष्टिकोण है, हमारे सांस्कृतिक मूल्यों में सातत्य है, हम श्रृंखलाबद्ध तरीके से सामाजिक व्यवस्था का विभाजन करते हैं और हम आध्यात्मवादी दृष्टिकोण स्वीकार करते हुए पारलौकिकतावाद आध्यात्मवाद को मानते हैं। परंपरा 2 प्रकार की होती है, एक को दीर्घ परंपरा या बृहत परंपरा कहा जाता है और दूसरे को लघु परंपरा कहा जाता है। ऐसा माना गया है कि बृहत परंपरा सुसंस्कृत, परिष्कृत, सुशिक्षित और उच्च मानस वाले लोगों के द्वारा स्थापित की जाती है और जिनमें सांस्कृतिक मूल्य भरे होते हैं। सत्य, अहिंसा, करुणा, परोपकार, ये सब सांस्कृतिक मूल्य हमारे परंपरा की पहचान है, हमारी विरासत है और जिन पर हमें गर्व है। हमारे यहाँ राम की परंपरा, कृष्ण की परंपरा, भगवान बुद्ध की परंपरा, महावीर की परंपरा, ये सभी परंपराएं दीर्घ परंपरा कहलाती हैं और इन्हीं सब विश्वासों से, आस्थाओं से जुड़ करके हमारे पर्व और हमारे त्योहार जुड़े हुए हैं। हम दशहरा 1000 साल से और भी ज्यादा समय से मनाते चले आ रहे हैं, दीपावली मनाते चले आ रहे हैं, होली मनाते चले आ रहे हैं। ये हमारी दीर्घ परंपरा का अंश है जो अनवरत चलती रहती है। परंपरा से हम आधुनिकता में आ जाते हैं, लेकिन ये हमारे सांस्कृतिक मूल्य जीवंत बने रहते हैं, हमेशा बने रहते हैं, क्योंकि ये सांस्कृतिक मूल्य है, क्योंकि ये आध्यात्मिक मूल्य है, क्योंकि ये हमारी धरोहर है। इस प्रकार हम भारतीय परंपरा में लघु परंपरा के रूप में एक समृद्ध परंपरा का विकास करते हैं, दीर्घ परंपरा के रूप में। लघु परंपरा वह है जो आदिम जनजातियों के द्वारा स्थापित की जाती है, अल्प शिक्षित लोगों या अशिक्षित लोगों के द्वारा स्थापित की जाती है, जो उतने उन्नत नहीं है, उतने सुशिक्षित नहीं है, उतने सुसंस्कृत नहीं है। वे जिन परंपराओं को मानते हैं और जो परंपराएं थोड़े समय तक चलती रहती हैं, वो लघु परंपराएं हैं। इन लघु परंपराओं में कभी कभी कुछ अंतर विरोध होता है और इसी अंतर विरोध को देखते हुए ये कुछ समय के बाद काल कवलित हो जाती हैं, लेकिन दीर्घ परंपरा यथावत बनी रहती है। वैदिक काल की परंपरा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। तो इस तरीके से हम यह